हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर बायोलॉजी क्लास। तो स्टूडेंट्स, अपन जेनेटिक्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, ठीक है। और कौन सा लेसन अपन ने स्टार्ट कर रखा था, म्यूटेशन के बारे में अपन स्टडी कर रहे थे कि उत्परिवर्तन क्या होता है। तो कल मैंने नॉर्मली आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था म्यूटेशन के बारे में कि आखिर म्यूटेशन क्या होता है। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव होते हैं, उन जीवों के अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ, जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, उस जेनेटिक मटेरियल के अंदर अकस्मात कुछ चेंजेस हो जाते हैं, अकस्मात कुछ उनके अंदर परिवर्तन आ जाते हैं जो वंशागत भी हो जाते हैं, मतलब अगली पीढ़ी में भी चले जाते हैं। उनको क्या बोला जाता है? उनको म्यूटेशन बोला जाता है, उत्परिवर्तन बोला जाता है, ठीक है। तो मैंने ये भी बताया था म्यूटेशन कितने प्रकार का होता है, जीनी म्यूटेशन और गुणसूत्रीय म्यूटेशन, ठीक है। तो जीनी म्यूटेशन के बारे में अपन कंप्लीटली स्टडी कर चुके हैं कि कितने प्रकार का होता है, कि क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, कौन कौन से कारक उसको प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक के ऊपर अपन स्टडी करने वाले हैं वो है अपना गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, ठीक है। अपना टॉपिक क्या है? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। और गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, जीनी म्यूटेशन के अंदर अपन ने स्टडी किया था कि ऑर्गेनिज्म जो होता है, उस ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उस जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजेस, जीन जो होता है उसके जीन के अंदर कुछ चेंज आ जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनी क्षार प्रेजेंट होते हैं, उनके क्रम चेंज हो जाते हैं। वो क्या होते हैं? वो अपने जीनी म्यूटेशन होते हैं, ठीक है। जीनी उत्परिवर्तन होते हैं, जीनी स्ट्रक्चर में जब परिवर्तन हो जाता है। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन कौन से होंगे? जो अपना जेनेटिक पदार्थ होता है, गुणसूत्र के अंदर किसी प्रकार के कुछ अकस्मात चेंजेस आ जाते हैं और वो अगली पीढ़ी में वंशागत हो जाते हैं, वो होता है अपना गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं? गुणसूत्रीय विपथन भी बोल सकते हैं। जीन की संरचना, इसके अंदर भी जीन जो होते हैं वो गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो इसमें या तो कुछ जीन विलुप्त भी हो जाते हैं या फिर अतिरिक्त रूप से कुछ जीन जुड़ भी जाते हैं, ठीक है। अब मेनली गुणसूत्रीय जो अपना म्यूटेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन टू टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है अपना संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। एक होता है अपना संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। समझे आप इस चीज को? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन अपना टू टाइप का होता है, संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जिस चीज के ऊपर अपन स्टडी करने वाले हैं वो है अपना संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम। तो स्टूडेंट, अगर संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या फिर अपन बोले बहुगुणिता के ऊपर अगर अपन डिस्कस करें तो इसमें क्या होता है? आप जानते होंगे कि किसी भी जाति का कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करे, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? गुणसूत्रों की एक निश्चित संख्या प्रेजेंट होती है। अपने अंदर भी क्या होते हैं? गुणसूत्र निश्चित संख्या में पाए जाते हैं। कई बार अपन इस चीज के बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं। इस प्रकार के उत्परिवर्तन में क्या हो जाता है, जब अपन संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन की बात करें तो जीनी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता है, बल्कि गुणसूत्र जो होते हैं ना, गुणसूत्र के जोड़े जो होते हैं, गुणसूत्र के जोड़ों में अधिकता आ जाती है, वो 2 गुने, 3 गुने या फिर 4 गुने हो जाते हैं। तब उसको अपन क्या बोलते हैं? तब उसको गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या फिर पॉलीप्लोइडी भी बोला जाता है, या फिर उसको हिंदी में बहुगुणिता भी बोलते हैं अपन। मतलब गुणसूत्रों के जोड़े मल्टीपल हो जाते हैं, 2 गुने, 3 गुने, इस प्रकार गुणसूत्रों का जो जोड़ा होता है ना, उसी में वृद्धि होती जाती है। अब गुणसूत्रों में मतलब इस प्रकार की वृद्धि होती क्यों है? कोशिका विभाजन में असामान्यता होने के कारण इस प्रकार की जो होती है वो गुणसूत्रों में वृद्धि होती है। अगर अपन बात करें कितने टाइप की होती है, तो ये 2 टाइप की होती है। 2 टाइप की कौन सी? जिसमें फर्स्ट होती है अपनी सुगुणिता और सेकंड होती है अपनी असगुणिता। जिसमें अपनी सगुणिता जो होती है, ये भी 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की कौन सी? एक तो होती है स्वबहुगुणिता और एक होती है परबहुगुणिता, ठीक है। गुणसूत्र के संख्यात्मक परिवर्तन के बारे में अपन बात करें या फिर यूं मान लीजिए बहुगुणिता, ठीक है। 2 टाइप की है, सुगुणिता, असुगुणिता, ठीक है। सुगुणिता अपनी 2 टाइप की होती है, स्वबहुगुणिता, परबहुगुणिता। और असगुणिता भी अपनी 2 टाइप की होती है। 2 टाइप की कौन सी? फर्स्ट तो होती है अधोगुणिता, सेकंड होती है अधिगुणिता। अब स्टूडेंट, सबसे
पहले इसमें अपन सुगुणिता के ऊपर डिस्कस करें, आखिर इसमें क्या होता है। अब जो जीव होते हैं ना, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसकी कोशिका के अंदर, उसकी कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। उन गुणसूत्रों को नॉर्मल कंडीशन में अपन क्या बोलते हैं, उनको एक गुणिता बोलते हैं। गुणसूत्रों का जो समुच्चय पाया जाता है ना सेल को, उसको क्या बोलते हैं, उसको अपन एक गुणिता बोलते हैं। ठीक है, ये एक गुणिता जो होती है, ये अपने जीव जो होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है, उसके आधारभूत गुणसूत्र होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में जो उसके आधारभूत गुणसूत्र होते हैं, उसको अपन एक गुणिता बोलते हैं। ठीक है, बट किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी जीव के अंदर अगर उसके आधारभूत जो गुणसूत्र होते हैं, उसके गुणसूत्रों के अंदर क्या हो जाए, अधिकता आ जाए, एक से अधिक समुच्चय उसके अंदर प्रेजेंट हो जाए, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको सुगुणिता बोला जाता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के गुणसूत्र होते हैं, आधारभूत गुणसूत्र होते हैं, उसको एक गुणिता बोला जाता है। अगर उन आधारभूत गुणसूत्रों के एक गुणित समुच्चय के अंदर वृद्धि हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सुगुणिता बोलते हैं। ये दो प्रकार की होती है, स्वबहुगुणिता और परबहुगुणिता। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं स्वबहुगुणिता के ऊपर। स्वबहुगुणिता वो बहुगुणिता होती है जिनके अंदर गुणसूत्रों के समान प्रारंभिक समुच्चय पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे चतुर्गुणित, त्रिगुणित, पंचगुणित। ठीक है, समान बहुगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय इनके अंदर प्रेजेंट होंगे। और पर बहुगुणिता के अंदर क्या होता है, इसमें ये होता है कि दो विभिन्न जातियां होती हैं, दो भिन्न भिन्न स्पीशीज होती हैं, दो भिन्न भिन्न अलग अलग जातियां होती हैं, उनके दो या दो से अधिक गुणसूत्र किसी एक ही जीव में आ जाते हैं। ठीक है, मतलब जीव की उत्पत्ति जो होती है ना, इस प्रकार का जो पर बहुगुणिता में क्या होता है, जो जीव, जो ऑर्गेनिज्म बनता है, दो भिन्न भिन्न जातियों के आपस में संकरण से बनता है। असुगुणिता के ऊपर बात करें, असुगुणिता किसे बोलते हैं, इसमें क्या होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है, सेल जब डिवीजन होती है, तो क्या होता है, उसमें गुणसूत्रों का भी पृथक्करण होता है, गुणसूत्र भी पृथक होते हैं। उस समय क्या हो जाता है, गुणसूत्रों का अवियोजन हो जाता है। गुणसूत्रों के अवियोजन से फिर क्या होता है, जो नई कोशिकाएं बनती हैं, सेल डिवाइड होंगी, कोशिकाएं जब विभाजित होंगी, तो जाहिर सी बात है नई कोशिकाएं बनेगी। सेलों का जब विभाजन होगा, तब गुणसूत्र जो होगा वो भी क्या होगा, पृथक होगा। फिर जो नई कोशिकाएं बनती हैं, उनके अंदर क्या होगा, गुणसूत्र के जोड़ों की क्या तो कमी मिलेगी या फिर अधिकता मिलेगी, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको असुगुणिता बोला जाता है। अब अधोगुणिता में क्या होता है, अधोगुणिता में ये होता है कि गुणसूत्र के समुच्चय में एक या फिर एक से अधिक गुणसूत्रों की कमी होगी, गुणसूत्रों की कमी होगी, उस कंडीशन को अपन बोलेंगे अधोगुणिता। ठीक है, अगर एक गुणसूत्र की कमी होगी तो अपन उसको क्या बोलेंगे, एक न्यून सूत्रता, या फिर युग्म में, या फिर यूं मान लीजिए दो गुणसूत्रों की अगर कमी होगी तो उसको क्या बोलेंगे, द्विन्यून सूत्रता। ठीक है, अगर स्टूडेंट अधिगुणिता के ऊपर अपन बात करें, तो अधिगुणिता में क्या होता है, एक या फिर एक से अधिक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है। अधोगुणिता में गुणसूत्रों की संख्या कम होती है, अधिगुणिता में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है। अगर एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ती है तो उसको अधिसूत्रता, अगर दो गुणसूत्रों की संख्या बढ़ती है तो उस कंडीशन को द्विसूत्रता बोला जाता है। मनुष्य के अंदर डाउन सिंड्रोम में पढ़ी होगी ना ये कंडीशन, तो द्विसूत्रता किस वजह से डाउन सिंड्रोम होता है, मैंने आपको बताया था, आपको याद होना चाहिए सारे के सारे सिंड्रोम। ठीक है, गुणसूत्रों की ये कमी या फिर अधिकता होती है ना, इससे अलग अलग प्रकार की डिसीज हो जाती है मनुष्य में। तो स्टूडेंट ये तो हो गया अपने गुणसूत्रों के अंदर संख्यात्मक परिवर्तन। अगर अपन गुणसूत्रों के अंदर संरचनात्मक परिवर्तन की बात करें, गुणसूत्रों के अंदर संरचनात्मक परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो संरचनात्मक परिवर्तन आप समझ गए होंगे, गुणसूत्रों की जो सामान्य संरचना होती है ना, उस सामान्य संरचना में परिवर्तन आ जाते हैं, जो गुणसूत्रीय संरचनात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे विलोपन के ऊपर। विलोपन का मतलब जब गुणसूत्र का कोई भाग विलोपित हो जाता है, उस कंडीशन को बोला जाता है विलोपन। ठीक है, इस बात को आप समझते होंगे, गुणसूत्र का कोई भाग होता है A B C D E, इसके अंदर अगर इस प्रकार की कंडीशन आ जाए A C D E, तो ये क्या हो गया, विलोपन, क्योंकि गुणसूत्र के यहाँ पर B पार्ट जो था वो विलोपित हो चुका है। या फिर इस चीज को अपन डायरेक्ट इस प्रकार से समझे, कोई गुणसूत्र है और इस गुणसूत्र के अंदर ये वाला पार्ट जो है वो क्या हो गया, विलोपित हो गया। ठीक है, वो कंडीशन होती है अपनी विलोपन। विलोपन गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है वो। सेकंड आता है अपना स्थानांतरण। और स्टूडेंट स्थानांतरण में क्या होता है, दो असंजात गुणसूत्रों के आदान प्रदान को क्या बोला जाता है, दो असंजात गुणसूत्र होते हैं, उनके भाग जो होते हैं आपस में आदान प्रदान हो जाते हैं, मतलब एक पार्ट के स्थान पर दूसरा पार्ट आ जाता है, स्थानांतरण हो जाता है गुणसूत्रों का। मतलब गुणसूत्र का एक ओर से टूटा हुआ हिस्सा दूसरे स्थान पर जुड़ जाए, उस चीज को क्या बोलते हैं, एक पार्ट के स्थान पर दूसरा पार्ट आ जाता है, उस कंडीशन को बोला जाता है स्थानांतरण। किस प्रकार से अगर अपन देखें, A B C D E F, ये अपना एक क्रोमोसोम है। अब इसमें
JKL, ये कंडीशन होती है, ठीक है, गुणसूत्र की। अब ये स्थानांतरित होते हैं तब अपना क्रोमोसोम किस प्रकार से आता है, फिर ABCJKLGHIDEF, ठीक है, इस प्रकार से स्थानांतरित हो जाते हैं। ABCDEF था अपना, GHIGKL था, तो DEF जो है वो JKL की जगह पर आ गए और JKL जो है वो DEF की जगह पर आ गए, मतलब एक दूसरे की से क्या हो गई, ये स्थानांतरित हो गए। ये कंडीशन होती है स्थानांतरण में। अगर तीसरी कंडीशन अपन देखें तो स्टूडेंट तीसरा होता है अपना प्रतिलोमन अनुक्रमण, और इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है गुणसूत्र का एक भाग जो होता है वो टूटकर पुनः उल्टे क्रम में प्रतिस्थापित हो जाता है, ठीक है। गुणसूत्र का कोई भाग टूटकर उसी पर जुड़ जाता है लेकिन क्रम चेंज हो जाता है, मतलब जो गुणसूत्र का भाग टूटता है वो 180 डिग्री के कोण पर घूमकर वापस उसी क्रोमोसोम पर वापस उसी गुणसूत्र पर जुड़ जाता है, तो उसको अपन प्रतिलोमन अनुक्रमण बोलते हैं। इस प्रकार से होती है कंडीशन, देखिए जरा आप किस प्रकार से घूमता है। ये अपनी है ABC, यहाँ पे अपना है DEF। अब आगे अगर क्रोमोसोम की कंडीशन अपन देखें किस प्रकार 180 डिग्री के कोण पर घूमकर ये वापस जुड़ा है, तो इस प्रकार आएगा ये अपनी कंडीशन AEDCBF, ठीक है। गुणसूत्र का जो ये पार्ट है ये यहाँ से 180 डिग्री के कोण पर घूमा है, जिसकी वजह से अपने पास क्या आ गया AED, और ये क्या हो गया, ये BCF अपना आगे जुड़ गया, ठीक है। मतलब गुणसूत्र का टूटा हुआ खंड उसी गुणसूत्र पर जुड़ जाता है 180 डिग्री के कोण पर घूमकर। ये था अपना तीसरे प्रकार का संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। अगर लास्ट एंड फोर्थ अगर अपन देखें स्टूडेंट, द्विगुणन, तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, मतलब डुप्लीकेशन होगा, मतलब गुणसूत्र का कोई भाग जो होता है वो उसी गुणसूत्र पर दो बार प्रेजेंट हो जाता है, वो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। किस प्रकार से आप देखिए ABCDEF, अब डुप्लीकेशन किस प्रकार से होगा, ये अपने पास क्रोमोसोम होता है ABBCDEF, ठीक है। तो इस प्रकार अब यहाँ पे देखिए अपने पास B एक था, लेकिन द्विगुणन की प्रोसेस में क्या हुआ, यहाँ पर जो अपना B है ये डबल हो गया, मतलब डुप्लीकेशन हो गया, डुप्लीकेट कॉपी का फॉर्मेशन हो गया, तो ये कंडीशन होती है अपनी द्विगुणन की। तो स्टूडेंट ये तो हो गया अपना म्यूटेशन का टॉपिक कंप्लीट, जिसमें अपने जीनी म्यूटेशन एंड गुणसूत्रीय म्यूटेशन के बारे में डिस्कस किया है। अगर नेक्स्ट एक दो टॉपिक के बारे में बताऊं तो हम लास्ट ईयर पढ़ के आए हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए उन चीजों के अंदर। आप अपनी बुक 11th क्लास की बुक में भी देख लेना, अनुवांशिक कूट लास्ट ईयर पूरा का पूरा अपन पढ़ के आए हैं। एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का के इस लेसन में दे रखा है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में भी मैंने नॉर्मली आपको बता रखा है। जिस टाइम अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग मैंने पढ़ाई थी, अगर किसी ने पढ़ी है ध्यान से तो उसके अंदर मिलेगा आपको, ठीक है। बाकी आपको दोबारा से भी बता दी जाएगी, उसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। एंड क्लोनिंग किस प्रकार से प्रोसेस होती है, डोली बेड का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, मैंने ये भी बताया था, शायद आपको याद हो तो, ठीक है। तो स्टूडेंट सर ये भी बोल रहे थे कि आपका एक टेस्ट होगा, तो आपको अभी तक जितना सब कुछ आपको स्टडी करवाया गया है वो आपको अच्छे से अपना पढ़ना है, अच्छे से स्टडी करनी है। एंड किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार के टॉपिक में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो सर से कांटेक्ट कर सकता है, उसे हर प्रकार का सॉल्यूशन अवेलेबल करवाया जाएगा, हर प्रकार के नोट्स उसको अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो स्टूडेंट आपको अपने टेस्ट के अंदर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देना है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।